हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। जी हाँ, यह कार्यक्रम एडिटोरिया का जो वार्षिकांक नया वाला आया है उसी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो बीपीएससी 67वां बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने इससे पहले फटाफट.com 100 के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे को 150 क्वेश्चन थे उसमें सारे को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में करंट अफेयर इवेंट्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप एडिटोरिया का जो ये फटाफट.com 100 है वो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें दिया गया है और उसको मैंने इस पर डिस्कस कर दिया। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसी को कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे वर्ष के विभिन्न ऑपरेशन 2021-22 में कितने ऑपरेशंस किए गए हैं, किस देश के साथ किए गए हैं। यह कई बार एग्ज़ाम में बीपीएससी सीडीपीओ पूछ देता है। तो हम क्या करेंगे उसका, आइए हम अध्ययन करते हैं, रिवीजन करते हैं। अगर आप लोगों ने एडिटोरियल करंट अफेयर नहीं लिया है तो जाके आप लोग बुक ले लें, और जो जिन्होंने ले लिया है तो वो रिवीजन के पर्पज़ से आप इसको सुन सकते हैं। तो आइए हम सीधा बात नो बकवास के साथ शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, ऑपरेशन गंगा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा था, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ऑपरेशन गंगा कब शुरू हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। और यह क्यों शुरू हुआ, तो अभी हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया था। किसको निकालने के लिए, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, रूस से नहीं, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया गया है, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया है। जब भी आपसे पूछे कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो रूस यूक्रेन युद्ध से, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। और इसमें क्या गए थे, तो 4 भारत सरकार के मंत्री गए थे। कौन कौन से मंत्री गए थे, तो पहला ये हम देखते हैं, किरण रिजिजू गए थे। किरण रिजिजू कहाँ गए थे, स्लोवाकिया गए थे। कहाँ गए थे, स्लोवाकिया गए थे। दूसरा क्या है, दूसरा मंत्री कौन गए थे, ज्योतिराज सिंधिया गए थे। ज्योतिराज सिंधिया कहाँ गए थे, रोमानिया गए थे। नेक्स्ट हरदीप पुरी, हंगरी। ये कहाँ, हरदीप पुरी कहाँ गए थे, ह से हरदीप पुरी और ह से हंगरी। तो हरदीप पुरी कहाँ गए थे, हंगरी गए थे। और जनरल वीके सिंह कहाँ गए थे, तो वीके सिंह कहाँ गए थे, पोलैंड गए थे। आप लोग याद रखेंगे यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, मालदीव, काला सागर और एजोव सागर है। यूक्रेनी मुद्रा क्या है, तो यूक्रेनियाई रीबिया जो है यूक्रेनी मुद्रा है। तो हम 26 फरवरी को जो है विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा का शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन गंगा के बारे में हम अपने पर्याप्त जानकारी ले ली है। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट जो है ऑपरेशन परिवर्तन। तो ऑपरेशन परिवर्तन किसने लाया, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस ने लाया था। ये क्यों लाया गया था, तो भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन में क्या क्या था, परिवर्तन कब होगा किसी भी राज्य में, जब वहाँ भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और आहत। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और आहत, तो दोनों को साथ साथ आइए हम देखते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, आहत। देखिए बच्चे जो है ना चुराए जाएंगे तो कौन आहत हो जाएगा, भारत सरकार, रेलवे। अगर रेलवे से बच्चे को चुराया जाता है तो कौन आहत होगा, भारत सरकार होगा। तो भारत सरकार क्या करेगा, रेलवे सुरक्षा बल को यह दायित्व देगा कि तुम एक ऑपरेशन चलाओ। तो हम कैसे याद रखेंगे, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है, आरपीएफ के द्वारा। नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, और ऑपरेशन आहत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कैसे, ऑपरेशन आहत और नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और आहत, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और आहत। तो आइए हम देखते हैं। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में क्या होगा, नाम से ही देख सकते हैं नन्हे फरिश्ते। तो इसमें बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों से आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ ने जो है 1000 से अधिक
बच्चों को तस्करी से बचाया था। आरपीएफ ने क्या किया था? रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया था? 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया था नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। और ऑपरेशन आहत में क्या हुआ था? तो यह भी रेलवे सुरक्षा बल दिया था। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना जो है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में बच्चों को बचाया गया, 1000 से अधिक बच्चों को। और ऑपरेशन आहत में क्या किया गया था? महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाया गया। ऑपरेशन आहत में महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाया गया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है? ऑपरेशन सरधावा। यह तो कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। ऑपरेशन सरधावा कौन चालू करता है? तो बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह कब? 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 के बीच कहाँ चलाया जाता है? ये राजस्थान में चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? भारत पाक सीमा की निगरानी करना। भारत पाक सीमा की निगरानी करना ही क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है। ऑपरेशन सरधावा किसके द्वारा चलाया गया है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल कहाँ चलाया जाता है? राजस्थान में चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? भारत पाकिस्तान सीमा में निगरानी करना, घुसपैठ, आतंकवादियों को घुसपैठ से रोकना, क्योंकि वो उस समय कोहरा लगा होता है, ठंड का मौसम होता है, और उस समय सब कोहरे का लाभ उठा के पाकिस्तान से जो है इंडिया में आ जाते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया था? ऑपरेशन सरधावा चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा चलाया गया था? विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया था? तो विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत किया था। किसको निकालने के लिए? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए किया गया था? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम CLAW क्लॉ के द्वारा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्लॉ के द्वारा चलाया गया था। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांगों की टीम गठित की। यह दिव्यांग लोग सबसे बड़ी टीम, नया विश्व रिकॉर्ड होगा। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है, सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांगों की एक टीम चढ़ेगी और यह विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, दिव्यांगों की यह सबसे बड़ी टीम। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते हम कुछ नहीं समझते। ऑपरेशन नमस्ते हम कुछ नहीं समझते। तो यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना किसी को कुछ नहीं समझता है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और यह क्यों चलाया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह चलाया गया था। तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों? इसमें जो है हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता था, हाथ जोड़ के ही नमस्ते बोला जाता था, हाथ मिलाया नहीं जाता था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था? हाथ नहीं मिलाता था, नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे। तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना किसी को कुछ नहीं समझते और भारतीय सेना खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया था। इसमें जो है कोई भी अधिकारी हाथ नहीं मिलाएगा, ओनली नमस्ते करेगा, नमस्ते जी नमस्ते जी। अब आते हैं ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय द्वारा है और यह विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। यह कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और आवश्यक आपूर्ति दवाओं की आपूर्ति करवाना, इतने देशों में इसको जरूरी था। मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में जो है आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवा पूर्ति कराने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। तो ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा मालदीव में दवाओं और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ओलिवा। भारतीय तटरक्षक ओडिशा के ओलिवा रेडियल कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया क्यों चलाया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, मतलब जो तटरक्षक बल क्या हो गया, जो नौसेना जो होते हैं
तटरक्षक बल होते हैं। ओडिशा के ओविल रिटेल कच्छों को बताने के लिए क्या चलाया गया था ऑपरेशन ओलिविया। ओ से ओलिविया और ओ से ओडिशा और ओ से ओविल रिटेल कच्छों को बचाने के लिए। तो याद रखेंगे ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा के ओलिव रिडेल कच्छों को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया यह एक अभियान था। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सेतु सेकेंड। ऑपरेशन सेतु 2 या ऑपरेशन सेतु सेकेंड किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय नौसेना द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते भी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी भारतीय नौसेना द्वारा। और यह क्यों चलाया गया था? तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए तो कहाँ से? विदेशों से भारत में तीव्र गति से क्या चीज़ करने के लिए? ऑक्सीजन कंटेनर से भरे मेडिकल सप्लाई इक्विपमेंट, ऑक्सीजन से भरे कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई इक्विपमेंट को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या जो चीज़ ऑक्सीजन टैंकर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट उस समय जो भारत में दिक्कत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे, तो उसी समय जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था जो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई के लिए विदेशों से भारत में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन समुद्र सेतु पहला तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेनाओं के द्वारा और कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। देखिए इसमें भी विदेश से जो है क्या कर रहे हैं? भारत में ला रहे हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और मेडिकल सप्लाई ला रहे हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 में क्या कर रहे हैं? कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान था। और यही जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को तो लाया था, लेकिन उसमें हमने क्या सप्लाई किया था? ऑपरेशन मिशन सागर के तहत क्या किया था? ऑपरेशन मिशन सागर के तहत क्या था? उसे मेडिकल इक्विपमेंट दिया था मालदीव को ऑपरेशन मिशन सागर के तहत। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से हम अपने भारतीयों को लाए हैं। ऑपरेशन COJET भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा बुनियादी ढांचा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि मजबूती को माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों के सहायता के लिए चलाया गया यह अभियान था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे जो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा था। इसके 4 मंत्री कहाँ गए थे? 4 मंत्री को भेजा गया था। तो इसमें ज्योतिराज सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था। हरदीप पुरी से हंगरी भेजा गया था हरदीप पुरी को। किरण रिजिजू को स्लोवेकिया भेजा गया था और जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था। ऑपरेशन परिवर्तन कब होगा? जब भांग की खेती को खत्म करेंगे तब परिवर्तन होगा। यह आंध्र प्रदेश पुलिस ने चलाया था। ऑपरेशन परिवर्तन ऑपरेशन और आंध्र प्रदेश पुलिस। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और आहत किसके द्वारा चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल। तो आहत कौन होती है? महिलाएं और बच्चे को तस्कर से बचाना। महिलाएं और बच्चे दोनों आहत होते हैं तस्करी से, तो महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन आहत चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 1000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने देश भर में बचाया था। ऑपरेशन सर्द हवा तो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, राजस्थान में चलाया जाता है 23 से 28 जनवरी के बीच में। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा और देवी शक्ति क्या अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था, जब जो है तालिबानी सब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिए थे। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना किसी को कुछ नहीं समझते, खुद को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए नमस्ते किया था इन्होंने। ऑपरेशन मिशन सागर मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स में आवश्यक खाद्य पूर्ति और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया तो ओलिवियल रिटेल कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को विदेशी भारतीयों में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। अब आइए ऑपरेशन गंगा के बारे में हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऑपरेशन गंगा कब 26 फरवरी 2022 को चलाया गया था। 26 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध विभाग का, उसका क्वेश्चन हमने डाल दिया है।
तो आप जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस बीपीएससी वाला में जाके आप देख सकते हैं, और जो भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर उसको तो बीपीएससी के लिए ज़रूर ही देख ले। उद्देश्य क्या था मिशन गंगा का? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाना और लोगों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा में 4 मंत्रियों को यूक्रेन भेजा गया था। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, जनरल वीके सिंह पोलैंड, हरदीप पुरी हंगरी, ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। सीमा साझा कौन कौन सा देश करता है? रूस करता है। मैप में देखेंगे बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर जो है यूक्रेन की राजधानी है। ये देखिए, ये हमारा यूक्रेन हो गया ऐसे। तो रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस, रूस, तो ये सब हमारे कंट्री हैं बगल में। तो ये यूक्रेन के, तो आप लोग इसके पड़ोसी देश को नाम देख लेंगे। आइए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नवीन पर्यावरण पारिस्थितिकी रिपोर्ट। तो ये जो है इसको मैं जो है खुद से मैं कॉपी में लिखा हूँ, इसको तो मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मैक्रोब छोड़ दीजिए, इसको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट सेशन में। अभी जो है ये अब आते हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में। अब हमारा क्या श्रृंखला, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट करके इसको जो है जो भी क्वेश्चन होंगे 60-100 50-100 होंगे, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे ये। तो इसके बाद जो है हम इस इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को तब तक यहीं पे रोक देंगे। और आप लोगों का टारगेट जो है कितना व्यूज़ पुरवाना है दोस्तों, कम से कम 200 व्यूज़, और लाइक जो है, लाइक कितना, तो 100 लाइक कर दो मेरे भाई। जो भी वीडियो को देखते हो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और 200 व्यूज़ दे दो। 200 व्यूज़ हो जाएगा, मैं नेक्स्ट एडिटोरिया का सीरीज लाऊंगा। और आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप दोगुना स्पीड में करके सुन सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी है। तो आप लोग क्या कीजिए, रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम आइए अगले सेशन की ओर चलते हैं, इन्वायरमेंट में टू द पॉइंट। आइए देखते हैं। अगर इसमें आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं क्या करूँगा, बोल दे रहा हूँ। पहला पेज में इसमें दिक्कत है थोड़ा सा, बाकी सही पेज आया हुआ है। तो हम पहला देख के बोल के बता दे रहे हैं। इन्वायरमेंट का टू द पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करवाऊँगा। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस, क्या लिखा है भाई, बर्ड एटलस जारी किया। यह एटलस 361 पक्षियों की प्रजातियों शामिल है। तो किसने भारत का पहला जो है राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है? तो भाई राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जो जारी किया है उसने केरल ने किया, राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के जबलपुर लेम्हाटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षण मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर लम्हेटा, जो जबलपुर या लम्हेटा कहोगे उन्हें ये बात अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो जो जबलपुर के होंगे उनको ये बात पता होगा कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश में, मामा जी के गांव में क्या है, मामा जी के यहाँ भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान खोला जा रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम, गुजरात के सुंदर मिनी चिड़ियाघर में जानवरों को वित्तीय राहत करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई है। गुजरात के पूछेगा कि सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्ट एनिमल किस राज्य ने स्टेट किया है, तो गुजरात के पूछेगा कि गुजरात के सुंदरवन में मिनी चिड़ियाघर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है, अडॉप्ट एनिमल पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम कि पर्यावरण आपातकाल किसे घोषित किया गया है, किस देश में 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया था, तो यह दक्षिणी अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। तो दक्षिणी अमेरिका आप लोगों को पता है, उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे जहाँ पे ब्राज़ील है, चिली है, यह सब देश है। तो दक्षिणी अमेरिका देश ने, पेरू ने तटीय क्षेत्रों में पेरू में जो है तेल रिसाव हुआ था, यह दक्षिणी अमेरिका में आता है। अमेरिका जो है, देखिए इसका मैप मैं कोशिश करूंगा कि बनाने का, अगर बन गया तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये हमारा ऐसे करके हो जाएगा क्या, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पेरू देश है, तो पेरू देश में तेल रिसाव हुआ था 90 दिनों का, जो 90 दिनों का
पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था? पेरू में किया गया था, दक्षिणी अमेरिका का देश है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो इसमें पूछ सकते हैं पर्यावरण आपातकाल 90 दिनों का कहाँ किया गया था? तो दक्षिणी अमेरिका देश में, दक्षिणी अमेरिका के पेरू तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो सौभाग्य योजना के तहत घरों में ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम पर रहा। राजस्थान क्या चीज़ में रहा प्रथम? सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान किस चीज़ में प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहला स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना दिल्ली कैबिनेट के द्वारा जो है पूरा मंजूरी दे दिया गया है। यह पार्क क्या करेगा? ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। ई कचरा क्या हो गया? आप मोबाइल यूज करते हैं, बैटरी, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब हो जाएगा ई कचरा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिए, अरावली जैव विविधता पार्क जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अरावली जैव विविधता पार्क अन्य प्रभावित क्षेत्र देखिए, तो गुरुग्राम में कौन सा स्थित है? तो अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट आते हैं हम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मामा जी के गांव से बुलडोजर मामा भी आजकल कहलाने लगे हैं योगी जी के बाद। तो मध्य प्रदेश कहाँ? मामा जी के गांव मध्य प्रदेश में जो है भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में क्या किया गया? भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आइए देखते हैं, मरीन एटलस फोर्स क्या है? मरीन एलीट फोर्स मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागापट्टिनम में मरीन एलीट एयर फोर्स का गठन किया। इसके पश्चात संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है तमिलनाडु के नागापट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। मरीन एलीट फोर्स का गठन जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया। यह कहाँ है? मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में है। नेक्स्ट आते हैं हम कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? संकटापन्न पादपों की रक्षा करना। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? संकटापन्न पादपों की रक्षा करना। तो आप लोग से पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मंडियाँ या जिले में खुले हैं? तो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क तो बहुत जगह है, लेकिन राज्य का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश में खोला गया है, मंडी जिले में। नेक्स्ट आते हैं हम, ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक की नर्सरी खोली है। ओडिशा ने एक जीन बैंक, कौन सा स्टेट खोला? एक जीन बैंक जो है उड़ीसा ने खोला है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का रक्षा करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कम से कम कितने यात्रियों को ले जाएगा? तो 8 से 12 यात्रियों को ले जाएगा। दुबई यूएई जो है यूनाइटेड अमीरात स्टेट, दुबई यूनाइटेड अमीरात
स्टेट। दुबई जो है दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग द जेट। आपसे अगर पूछ दे कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग द बोट का नाम क्या है, तो द जेट बोलेंगे। द जेट है दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। द जेट जो है 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। यह कहाँ खुला है हाइड्रोजन से चलने वाली द जेट बोट? तो दुबई में खुली है। आइए देखते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं वन्यजीव कार्य योजना पारित किया है 2021 से 30 तक। महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव कार्य योजना, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 तक पारित किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 तक ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है जो वन्य जीव कार्ड योजना को लॉन्च किया है 2021 से 30 के लिए। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि महाराष्ट्र का जो है टोटल विधानसभा सीट कितना है और लोकसभा सीट कितना है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, इसका उत्तर मैं अगले क्लास में दे दूंगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में, कहाँ पे, तो नागपुर महाराष्ट्र में आ जाता है, पुणे में आ जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। वन्यजीव तस्करी को रोकने में कैसे मदद मिलेगी? तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया था। दोस्तों मैं बता दूं कि जो दरोगा 2021 दिसंबर में जो हुआ है, 26 दिसंबर को एग्ज़ाम जो दरोगा का हुआ है, उसमें उत्तराखंड से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अभी इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के कौन से ज़िले में भारत के सबसे सुगंधित उद्यान का नाम क्या है, एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उत्तराखंड नैनीताल जिले में क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो एरोमेटिक गार्डन कहाँ है, नैनीताल में है, उत्तराखंड में है। यह सबसे बड़े सुगंधित उद्यान है। नेक्स्ट देख लीजिए, 2022 का जो COP 27 वर्षगांठ या मीटिंग होगा, COP 27, तो COP 27 जो है कौन सा देश करेगा, तो अफ्रीकी देश करेगा और मिस्र करेगा। अफ्रीकी देश में ही मिस्र आता है। तो 2022 का मेज़बानी 2022 का मेज़बानी मिस्र करेगा। 2022 का मेज़बानी मिस्र करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी मिस्र करेगा। COP 27 आप लोग समझ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की मेज़बानी मिस्र अफ्रीकी देश द्वारा किया जाएगा। COP 28 कहाँ पे किया जाएगा, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात UAE को COP 28 का मेज़बानी कौन करेगा, UAE करेगा। 2028 COP 28 का मेज़बानी 2023 में होगा, कौन करेगा, यह 2023 है, कौन करेगा, UAE। 2022 में कौन कर रहा है, मिस्र कर रहा है। अफ्रीकी देश का मिस्र देश जो है, अफ्रीकी देश का मिस्र जो है COP 27 का कर रहा है, COP 28 का UAE को चुना गया है। नेक्स्ट आइए, समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण जो है कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जो पहला तैरता हुआ शहर निर्माण कर रहा है। तो पहला तैरता हुआ दक्षिण कोरिया, जहाँ का प्रधानमंत्री हमेशा धमकी देता है राष्ट्रपति बम मारने का, दुनिया को ख़त्म कर देने का। वहीं दक्षिण कोरिया में जो है फ्लोटिंग सिटी बन रहा है। पहला तैरता हुआ शहर, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ बन रहा है, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन रहा है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आते हैं हम, जाइए। भारत सितंबर 2021 में
किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका में 2+2 जो है सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइज डायलॉग लॉन्च किया गया? तो भारत और उड़ीसा में। इसकी तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें स्टार में लगा देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको याद करने का, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा से एयर है, एयर से CO2 सोखने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है, या स्टार्ट किया गया, या शुरू किया गया है? तो हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? यह आइसलैंड में शुरू किया गया है। यह आइसलैंड में जो है दुनिया का पहला CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया है। CO2 हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का पहला बड़ा फ्रंटलाइन पुरस्कार शुरू किया गया है। हवा से CO2 को सोख लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, और एक बड़ा फ्रंटियर प्लांट का शुरुआत आइसलैंड में किया गया और उससे कालिख बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्राण पोर्टल में क्या है? प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्यों? प्राण पोर्टल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु की कार्यक्रम को प्रगति को चेक करने के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत का पहला डुडुंग रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? भारत का डुगोंग भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में। तो याद रखिए तमिलनाडु में किया जाएगा भारत का पहला डुगोंग भारत का पहला डुगोंग संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत है। तो देखिए प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशिया में बहुत सारा देश आता है, तो भारत जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत। अब देखिए अब NTPC जो है क्या काम कर रहा है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC रेलवे वाला नहीं है, ये थर्मल पावर वाला है। ये NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो NTPC ने कहाँ बनाई है भाई? तो सिमहांद्री में बनाई है। सिमहांद्री में क्या बनाया गया है? 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सिमहांद्री में बनाया गया है। ये कहाँ पड़ता है? थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम में। सिमहांद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम में 25 मेगावाट का NTPC के द्वारा। यह कहाँ है? विशाखापत्तनम चेन्नई में है। अब नेक्स्ट देखिए यही क्वेश्चन पूछा था कौन? दरोगा में जो है यही क्वेश्चन। देखिए मैं सारा को मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ मेरे दोस्त। तो आप इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छा जो है वीडियो लाऊँ। मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि BPSC का जो टेस्ट सीरीज़ है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, वह आपके रिजल्ट एडुशाला पे पब्लिश कर दिया गया है। 1 से लेकर 5 तक जो है अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके उसको देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ में सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, इसमें भी, करंट में भी, उस वीडियो में भी, सब में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। बेहिचक जो मन में आए लिखिए, ठीक है। और क्या करना है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा मार्क्स लाए। तो टेस्ट सीरीज 1 से 5 तक अपलोड कर दिया गया है, 6ठा भी आज अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग तब तक 1 से 5 तक देखिए और अपना स्कोर देखा कीजिए कि कितना बन रहा है हमें, या रिवीजन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट इसमें बता दूं मैं आपको कि BPSC का प्रीवियस ईयर भी इसमें डाल दिया गया है। 62वां BPSC और 48वां BPSC, 52वां BPSC, ये जो है 4-5 प्रीवियस ईयर मैंने डाल रखा है और धीरे धीरे ऐसे प्रीवियस ईयर आते जाएंगे। तो इसके लिए हमें कम से कम 300 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा दीजिए। मैं जल्दी से जो है प्रीवियस ईयर जितना भी है BPSC का मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो 300 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए और इस वीडियो के लिए मैंने टारगेट दिया है लाइक का
तो 100 लाइक का टारगेट है और व्यूज़ 200 का व्यूज़ का टारगेट, में ज़्यादा टारगेट नहीं दिया है। आप लोग जितना से जितना शेयर करेंगे वीडियो उतना ज़्यादा और अच्छे कंटेंट मैटर में आएंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला डूडोंग संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है, पाक की खाड़ी में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देश भारत है। थर्मल पावर 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना सीमांध्री थर्मल पावर प्लांट विशाखापट्टनम में बनाया गया है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो दोगुना स्पीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही मैं बोल रहा था कि दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था मेरे दोस्त, सेकेंड शिफ्ट में दरोगा के यही क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट, भारत के सबसे ऊंचे 11,000 हर्बल पार्क जो है 11,000 फीट पर कौन सा है? तो 11,000 फीट पे जो है चमोली ज़िला में उत्तराखंड, चमोली ज़िला उत्तराखंड में है। चमोली ज़िला उत्तराखंड उसमें ऑप्शन था तो मैंने गलत मार दिया था। तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली ज़िला उत्तराखंड में, क्योंकि मैंने भी रिवीजन सही से नहीं किया था और वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं थोड़ा शुरू से ही दिक्कत हो गया था, जहाँ मैं बैठा था वहीं पे सीट पे ही दिक्कत हो गया था। तो जो है मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन नहीं गलत करना है, क्योंकि मैं आपको रटवा दे रहा हूँ। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। यह चमोली ज़िला उत्तराखंड में है। तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट पे चमोली ज़िला उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट देखिए, कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? भारत। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। और देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है? तो कोयला मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? कोयला मंत्रालय ने। अब देखिए, कोयला मंत्रालय है, बहुत जलता है, वो जलाता है, कोयला जलता है तभी बिजली प्रदान करता है, पोल्यूशन भी फैलाता है। तो गो ग्रीन अभियान के तहत, गो ग्रीन अभियान किसका है? तो कोयला मंत्रालय का है। और 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दे दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है 1 जुलाई 2022 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने दिया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय ने दिया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाएगा। आपसे यह पूछेगा कि कोरल मूंगो मतलब एक जंतु होता है, मूंगो धातु होता है, मूंगो जो है जंतु होता है, जिसको सन स्क्रीन मतलब जो आप चेहरे पे लगाते हैं धूप से बचने के लिए, जो लगाते हैं फेस वॉश, क्रीम, लैक्मी, पाउडर वाउडर जो भी आता है, वो सनस्क्रीन में जो भी धूप से बचने के लिए लगाती है, मेकअप में जो भी मुंह में लगाते हैं, वो क्या होता है, धोने के बाद पानी में जाता है, पानी से बहते हुए नाले में, नाले से बहते हुए फिर नदी, नदी से समुद्र में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है कोरल और मूंग को जो है प्रवाल भित्ति, कोरल मूंग सबको क्या होता था, हानि पहुँचता था, उसे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती थी। तो इसीलिए कौन सा देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? थाईलैंड ने क्या किया है? सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा देश कौन सा है? थाईलैंड है, जो सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला कहाँ रखी है? नई दिल्ली में। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड। खादी कपड़ा पहनने से क्या होते हैं दादाजी? बोल्ड दिखते हैं। खादी कपड़े पहनने से नाना जी क्या दिखते हैं? बोल्ड दिखते हैं। तो राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं बॉडी सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन बोल्ड को चलाया गया है। ऑपरेशन बोल्ड क्यों है? राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन बोल्ड अभियान का शुरुआत किया गया। किसके द्वारा किया गया? खादी ग्राम उद्योग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान है मतलब रिसर्च पूछ रहा है। अनुसंधान कहाँ पे है, अनुसंधान जो है गंगा नदी की राष्ट्रीय डेल्फिन ये पटना में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में जो है अनुसंधान होगा। और गंगा नदी के लिए डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में खुल रहा है। तो देखिए अनुसंधान कहाँ होगा, पटना में होगा। अनुसंधान कहाँ होगा, पटना में। और प्रथम वेधशाला लेबोरेटरी भागलपुर में खुल रहा है, वेधशाला भागलपुर में खुल रहा है। दिल्ली कनेक्ट में भारत का पहला स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है, दिल्ली में जो है भारत का पहला स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 12.5% की। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट 2021 का स्थान किसने जीता है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द मेकिंग विद पीस द नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड UNEP। मेकिंग विद द पीस नेचर किस संस्थान द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका और NEP। भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता विकसित करेगा। तो भारत जो है पवन ऊर्जा से कितनी क्षमता अर्जित करेगा, तो 20 गीगावाट। ग्लोबल विंड एंड एनर्जी काउंसिल GWEC, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC रिपोर्ट के अनुसार जो है 20 गीगावाट 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो वाटर ब्यूडिल को जो है 2021 का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का किसे मिला है, वाटर ब्यूडिल को 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में वाटर ब्यूडिल फिल्म को मिला है। नेक्स्ट देख लीजिए जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, जून 2021 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट स्रोत 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है। जून 2021 में जारी परिवर्तन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पायलट परियोजना के तहत E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। E100 इथेनॉल स्टेशनों वितरण का उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह पर मोदी ने पुणे में किया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली या तितलियों का घर कहाँ है, कोलंबिया में है। सबसे ज़्यादा किस्म की तितली कहाँ पाई जाती है, कोलंबिया में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा तितली घर पाया जाता है। तितली घर कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो कोलंबिया में। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। किस संस्थान ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में डालने की सिफारिश की थी, यूनेस्को की एक समिति ने। किस संस्थान ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की थी, यूनेस्को ने। भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ है, यह देख लेंगे। परागकण पार्क पॉलिनेटेड पार्क उत्तराखंड में देखिए 2-3 पार्क खुल गया है। तो एक मैंने बताया अभी जो परागकण पॉलिनेटेड पार्क उत्तराखंड में खुलेगा। परागकण पॉलिनेटेड पार्क उत्तराखंड में नैनीताल में खुलेगा। और इससे पहले उत्तराखंड वाला आइए देखते हैं कि उत्तराखंड वाला वह कौन सा था। तो उत्तराखंड के लिए जो है पहला हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में खोला जाएगा। ठीक है, भारत का ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। एक और उत्तराखंड में कौन सा है, तो आइए हम देखते हैं उत्तराखंड के लिए वह कौन सा है। नैनीताल में बड़े सुगंधित पार्क, मतलब देखिए फूल से संबंधित पार्क जितने होंगे क्या होंगे, उत्तराखंड में होंगे। फूल से संबंधित जितने पार्क होंगे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनीताल में सबसे सुगंधित पार्क का आप लोग देख लेंगे पीछे कर करके। ठीक है,
तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताते चलो, रिवीजन कराते चलो। उत्तराखंड में 3 है, तो आप लोग उत्तराखंड ऑप्शन देखेंगे, मार देंगे। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटेड पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। फ्लोटिंग सौर परियोजना पूछेगा, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग बांध पूछेगा, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, तो जब ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना पूछेगा, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक का शुरुआत किया है। थैला बैंक का शुरुआत क्या किया गया है, लखनऊ नगर निगम ने किया है। थैला बैंक का शुरुआत किसने किया है, लखनऊ नगर निगम ने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, पर्यावरण अनुकूल खादी पेंट किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। पर्यावरण अनुकूल खादी पेंट किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आइए हम आपको रिवीजन करा देते हैं पिछला। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ही क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ही क्या है, नितिन गडकरी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, खादी प्राकृतिक पेंट के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। तो आइए दोस्तों फिर से हम एक बार आपको दिखा दें कि जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट है। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ दोस्तों, यह देखिए रेड कलर से, ये स्टार में लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग को ध्यान रहेगा ज़्यादा। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटेड पार्क नैनीताल में खोला जा रहा है उत्तराखंड में। भारत का 600 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ खोला जा रहा है, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। थैला बैंक कौन सा शुरू किया, लखनऊ नगर निगम ने। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी ने। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी भाई साहब ही हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यह बिहार से इम्पोर्टेंट है। पक्षी महोत्सव कलवर में खबरों में आई नाकी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो नाकी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है। यह बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा। बिहार का पहला दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित है। बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा। यह नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है। पक्षी महोत्सव कलरव है दोस्तों, कलरव है, कलरव पक्षी महोत्सव कलरव। तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है। अब नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय किया, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, 2020 के रूप में हैदराबाद को चुना गया। यह बीपीएससी ने पूछ दिया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्योग उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान यूपी के गोरखपुर में खोला गया है, जहां से योगी जी हैं, गोरखपुर। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइडेड बिल लाया गया है। इकोसाइडेड बिल कहाँ लाया गया है पर्यावरण को क्षति करने के लिए, फ्रांस में। हम अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का टू द पॉइंट, इन्वायरमेंट का टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रांस ने क्या किया है, इकोसाइड बिल लाया है। इकोसाइड बिल लाया है फ्रांस में, जो प्रकृति को पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है। यह फ्रांस ने लाया है, फ्रांस ने लाया है। इकोसाइड बिल को फ्रांस लाया है। पर्यावरण को जो क्षति करेगा उसको इकोसाइड बिल के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। यह कई बार बीपीएससी एग्जाम सीडीपीओ पूछ चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को कौन सा घोषित किया गया है, मोटे अनाज, खाद्यान्न,
और जो भी ऑप्शन होगा। तो इसमें आपको 2020 में मारना है जैव विविधता का सुपर वर्ष। जैव विविधता का सुपर वर्ष आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको? जैव विविधता का सुपर वर्ष 2020 को घोषित किया गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद हो गया था और उसमें क्या हुआ था, प्रकृतिक को और इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। स्वच्छ हवा मिलने लगी, हरियाली छाई, पोल्यूशन कम हुआ, तो वहाँ पे जैव विविधता बढ़ा उस समय, समझे। तो जैव विविधता वर्ष सुपर वर्ष किसको घोषित किया है? 2020 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में क्या किया गया? पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य आरंभ कर दिया है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना कौन प्रारंभ किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुनियासारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। देखिए दोस्त, जो भी पार्क तरफ क्या आ जाए और इन्वायरमेंट से संबंधित दिखे, लाइकेन हो गया, हर्बल हो गया, सुगंधित हो गया, जिस तरह का भी पार्क देखे उसको उत्तराखंड मार देना है, ठीक है। उत्तराखंड के मुनियासारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के मुनियासारी में प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्तमान में 18 बायो रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। 2020 को क्या किया गया है? जैव विविधता का वर्ष। और 2021 से 30 को क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का आरंभ केंद्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो पृथ्वी मंत्रालय द्वारा डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का आरंभ किया गया है। कई बार पूछ देता है कि डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो पृथ्वी मंत्रालय। यह दे देगा पृथ्वी मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया? तो डिजिटल महासागर जो है पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व जल दिवस कैच द रेन प्रारंभ किया गया था 21 में। यह 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया था। टैगलाइन क्या था इसका? वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो, जब भी हो। 22 मार्च 2021 में 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ समझौता। केन बेतवा लिंक के साथ किन राज्यों के साथ समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश और जल शक्ति मंत्रालय ने। बाढ़ प्रबंधन नीति आयोग रिपोर्ट चालू किया। भारत का पहला क्रिप्टो गार्डन कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों गलती हो गया था मेरे से बोलने में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला जाएगा? तो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन उत्तराखंड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड, अगर ऑप्शन में दिखे गार्डन, पार्क जो भी, तो आप लोग उत्तराखंड मार देंगे। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2023 को यह किसने प्रस्ताव दिया था? भारत ने प्रस्ताव किया था। यह भारत ने प्रस्ताव किया था कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कीजिए। और 2020 को क्या किया गया था? तो 2020 को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना, ये 2020 को क्या चीज़ घोषित किया गया है दोस्तों? 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। याद करने का ट्रिक बता दिया, लॉकडाउन लगा था, सबको अच्छा महसूस हुआ था, तो इसीलिए 2020 को जैव विविधता सुपर वर्ष किया गया है। 2023 को क्या घोषित किया गया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भारत ने यह प्रस्ताव पारित किया था और इसको स्वीकार कर लिया गया था 2023 के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने व्यूअर से और जितने भी मेरे देखने वाले हैं रिजल्ट एडुशाला के,
व्यूअर सब जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, सभी से मैंने वादा किया कि हमारे रिजल्ट एडुशाला से 50 क्वेश्चन तो मिलना ही है, उससे भी ज़्यादा मिलेगा, मगर इसके लिए आपको फॉलो करना होगा इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना होगा। जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते जा रहे हैं, वीडियोज़ को टेस्ट सीरीज़ दीजिए, जो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ उसको 2 बार 3 बार देखिए, लोगों से बताइए, लोगों से नहीं बताइए, कम से कम खुद सीखिए, जानिए, तो 50 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे ही इस यूट्यूब चैनल से, तो मिलने हैं। नहीं मिलेंगे तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नहीं मिला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसने जारी किया था? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया था। नेक्स्ट है भारत की पहला भूतापीय विकास परियोजना स्थापना कहाँ है? लेह लद्दाख में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापना कहाँ किया गया था? लेह लद्दाख में किया गया था। भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र परियोजना, तो भूतापीय क्षेत्र परियोजना जो है, विकास परियोजना, लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी वर्चुअल रूप से कौन किया गया था? नीदरलैंड ने। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड ने। और नेक्स्ट देख लीजिए, किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो पहला जेंडर पार्क कोझीकोड केरल में खोला जाएगा। के से केरल, को से कोझीकोड, कोझीकोड केरल में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क। वैसे भी जान लीजिए, जेंडर पार्क खोला जा रहा है। केरल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पहला जेंडर पार्क खोला जा रहा है कोझीकोड केरल में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कुफरी में स्थापित किया गया। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र 56 किलोवाट का जो है, 56 kVA का जो है उद्घाटन सिक्किम में किया जा रहा है। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में लगाया गया है। वेनेडियम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में लगाया गया। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। आइए इसी के साथ अब हम देखते हैं, भारत में 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मान्यता प्राप्त किया गया। टाइगर रिजर्व निम्न है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा। यह 1 घंटा का हो चुका है वीडियो, ठीक है। वैसे आप कुछ मैं बता दूं, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। मानस टाइगर रिजर्व असम और औरंग टाइगर रिजर्व केरल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आइए इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट देख ले। बिहार में कितने तेंदुए हैं? 98 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में कितने बाघ हैं? तो बाघ 31 बाघ हैं बिहार में। 31 बाघ बिहार में है। 31 बाघ बिहार में। सुंदरवन में 88 हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526। कई बार पूछ देता है सबसे बाघ किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में संख्या 526 है। दूसरा स्थान पे कर्नाटक है 524 दूसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश बाघ की संख्या में पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान कर्नाटक है, तीसरा स्थान उत्तराखंड है। और बिहार में 31 बाघ की संख्या है। नेक्स्ट देख लीजिए, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं। पूछा कि देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस अभ्यारण्य में है? तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में जो है, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है? तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व 231 बाघ है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में। और इसी का नाम बदल के क्या किया जा रहा है? रामगंगा किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए देखिए, अब देखिए ये राजस्थान के जो हैं 3 टाइगर रिजर्व को मिला के क्या किया जा रहा है? एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये देख लीजिए, रामगढ़ बीजधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का 52वां है। 53वां कौन सा है? गुरुदास घसीटा राष्ट्र उद्यान छत्तीसगढ़ में 53वां टाइगर रिजर्व अभियान बना है। गुरु घासीदास राष्ट्र उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में 53वां जो है क्या बना? टाइगर रिजर्व बना है और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। अब आते हैं हम राष्ट्र उद्यान को चर्चा में रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटा हो चुका है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग दोगुना स्पीड में करके देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। अगर पहली बार में आराम से देखते हैं तो आराम से देखिए। दोबारा रिवीजन करने के लिए क्या कीजिए,
दोगुना स्पीड कर लीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। मगर इसका टारगेट आप लोग याद रखेंगे। टारगेट कितना है व्यूज़ का? व्यूज़ हमें ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 200 चाहिए। और लाइक कितना चाहिए? 100 लाइक अगर हमें मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ, उसको मैं अपलोड कर दूँगा। और आपके साथ एक और बात बता दूँ कि BPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है, जो रिजल्ट एडुशाला पर डाला जा चुका है 5 तक। आप लोग देख सकते हैं, 6ठा भी अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम जल्दी।